नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल तक हम लोग कर चुके थे मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षाकार, शिक्षा के उद्देश्य, और आज हम लोग हेडिंग डाल के करेंगे पाठ्यक्रम। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मध्यकालीन शिक्षा एवं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो पाठ्यक्रम जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो किस तरह का बताया जाता है। दो तरह की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। कौन कौन सी शिक्षा? एक तो शिक्षा जो मकतबों में दी जाती है और दूसरी जो मदरसों में दी जाती है। मकतबों में कौन सी आती है? प्राथमिक शिक्षा। मदरसों में कौन सी आती है? उच्च शिक्षा। इन्होंने दो प्रकार की शिक्षा बताई है। तो लिख लीजिएगा, सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखिएगा प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या, और इसमें लिख लीजिएगा प्राथमिक शिक्षा में ये बालक को केवल कुरान की आयतें पढ़ाने पर बल देते हैं। इनके अनुसार बालक को केवल कुरान की आयतें ही प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जानी आवश्यक है। इसके बाद हेडिंग डालेगा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा यानी इनके अनुसार जो उच्च शिक्षा है उसमें किस किस प्रकार के क्या क्या विषयों को सम्मिलित किया गया, जो कि कहां पर दी जाती थी? मदरसों में दी जाती थी। लिख लीजिए इसमें नंबर 1 नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, यूनानी शिक्षा, इस्लामी कानून और ज्योतिष शास्त्र। यही शिक्षा इन लोगों ने बताई है कि इस प्रकार की शिक्षा बालक को उच्च स्तर पर दी जानी जरूरी है। ठीक है जी। इसके बाद हेडिंग डालिएगा आप लोग शिक्षण विधियां, कि कौन कौन सी शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाना आवश्यक है। तो इसमें लिखिएगा नंबर 1 अनुकरण विधि, अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, स्मरण विधि, तर्क विधि, व्याख्यान विधि, स्वाध्याय विधि, प्रदर्शन विधि और प्रयोग विधि। प्रदर्शन विधि जिसमें हम किसी चीज का डेमो देकर दिखाते हैं और उसके बाद बच्चे खुद करते हैं, उसे प्रदर्शन विधि कहा जाता है। स्वाध्याय विधि जिसमें बच्चे स्वयं अध्ययन करके करते हैं। प्रयोग विधि जिसमें बच्चे प्रयोग करके करते हैं। अनुकरण विधि जिसमें अध्यापक की नकल करके की जाती है, वो अनुकरण विधि कहलाती है। अभ्यास विधि जिसमें बालक खुद अभ्यास करता है, चीजों का उसी कार्य को बार बार करा जाता है, उस कार्य को बार बार दोहराया जाता है, जिससे बालक उस अभ्यास करने से निपुण हो जाता है, उसे अभ्यास विधि कहा जाता है। स्मरण विधि जो याद करके की जाए जिससे बौद्धिक स्तर मजबूत हो सके, वो स्मरण विधि कहलाती है। भाषण विधि जिसमें व्याख्यान दिया जाता है, व्याख्या की जाती है, व्याख्यान विधि या भाषण विधि कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इनके अनुसार कुछ ये विधियां हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने नाटक विधि पर भी बल दिया। लिख लीजिए नाटक विधि, यानी इनके अनुसार बालक को जो शिक्षा दी जाए उसमें नाटक विधि का भी प्रयोग हो, बच्चों को नाटकीय कार्यक्रमों के माध्यम से भी पढ़ाया जाए। ठीक है जी। इसके बाद आएगा डालेगा अनुशासन। अनुशासन, देखिए मध्यकालीन शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इस समय में अनुशासन बहुत ही कठोर था। क्यों? क्योंकि इस समय में यदि बालक के द्वारा कोई भी अनुशासनहीनता की जाती थी तो अध्यापकों द्वारा उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। अध्यापकों को इन्होंने उस्ताद कहा है, और अध्यापकों के द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। उनकी पिटाई की जाती थी, मुर्गा बना दिया जाता था, और कई बार तो उन्हें कपड़े में बांधकर लटका भी दिया जाता था। तो इस समय में जो अनुशासन की व्यवस्था थी बहुत अधिक कठोर थी, और बालक को प्रत्येक गलत कार्य के लिए उन्हें दंडित किया जाता था, उन्हें शारीरिक दंड भुगतना होता था। ठीक है जी। इसके बाद डालिएगा शिक्षक, अध्यापक। शिक्षक के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उस्ताद। उस्ताद, तो इन्होंने अध्यापक के विषय में कहा है कि इस समय में जो अध्यापक थे वो बहुत ही ज्ञानी लोग होते थे, जिन्हें अरबी, उर्दू और फारसी भाषा का बहुत ही निपुण ज्ञान होता था। वो अपने विषय में विशेषज्ञ होते थे, और वो आसानी से बालकों को इस्लामिक शिक्षा दे सकते थे। ठीक है जी। यानी कि इस समय में जो अध्यापक थे वो बहुत ज्यादा निपुण थे इस्लामिक शिक्षा देने के लिए। ठीक है जी। इसके बाद लिखिएगा छात्र। छात्र में लिखिएगा मध्यकालीन शिक्षा में छात्र को कठोर अनुशासन में रहना होता था, परंतु परंतु फिर भी छात्र अध्यापकों की भांति सुख एवं ऐश्वर्यों को भोगते थे। इस समय में छात्रों के लिए कोई
ऐसे कठोर जीवन पालन नियम नहीं थे जिस प्रकार वैदिक एवं बौद्धिक काल में होते थे। ठीक है जी। इस मध्यकालीन शिक्षा में बालक को खाने पीने की स्वतंत्रता थी। खाने पीने से मतलब मुर्गा आदि का वो लोग सेवन करते थे, नॉन वेज आइटम्स वो लोग खाते थे। उस समय में भी उनके लिए व्यवस्था थी और उन्हें सुख और ऐश्वर्य को भोगने पर बल दिया जाता था। ठीक है जी। इसके बाद हेडिंग डालिएगा शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, यानी अध्यापक और छात्र के जो संबंध थे वो किस प्रकार थे। तो इसमें लिखना है अध्यापक और छात्र के संबंध इस समय में भी बहुत अच्छे संबंध थे, मजबूत संबंध थे। अध्यापक जो था वो छात्र को अपने पुत्र के समान मानता था। जिस तरह से पहली शिक्षा में हमने बात की है, मधुर संबंध इन लोगों के बीच में भी पाए जाते थे। ठीक है जी। और इसके बाद हेडिंग डालिएगा शिक्षण संस्थाएं, कि कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं होती थी। शिक्षण संस्थाएं मैंने आपको दो बताई, कौन कौन सी। विद्यालय की जब हम बात करते हैं कौन कौन सी दो बताए, एक तो मकतब और दूसरे मदरसे। मकतब में प्राइमरी एजुकेशन और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। ठीक है जी। इसके बाद हेडिंग डालेगा जन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा में जन शिक्षा। जन शिक्षा के अंदर हमें लिखना है कि इस समय में जन शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम कालीन शिक्षा का ध्यान कभी भी जन शिक्षा की ओर नहीं गया। उन्होंने सिर्फ शिक्षा वही मानी है जो बालकों ने मकतबों या मदरसों में प्राप्त की है। उसके अलावा विशेष जन समुदाय के लिए उनके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है जी। इसके बाद हेडिंग डालकर लिखिएगा स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा, इस समय की जब हम बात करें तो मकतबों और मदरसों में केवल लड़कों को ही प्रवेश दिया जाता था। लड़कियों के लिए कोई प्रवेश की व्यवस्था नहीं थी। परंतु जो उच्च घराने की महिलाएं होती थी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का थोड़ा बहुत अधिकार प्राप्त था। सभी स्त्रियां शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्त्रियां मकतबों और मदरसों में जाना उनका वर्जित था। ठीक है जी। इसके बाद हम डालिएगा मुस्लिम कालीन शिक्षा के गुण। मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा के गुण, गुण कौन कौन से लिख लीजिएगा। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, नंबर एक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। राज्य का संरक्षण प्राप्त, यानी राज्य का संरक्षण प्राप्त था। राज्य जिस तरह से चाहता था उस हिसाब से शिक्षा मिलती थी। राज्य सारे वित्त की व्यवस्था भी करता था। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। एक लिखिएगा छात्रवृत्ति की व्यवस्था। छात्रवृत्ति की व्यवस्था, ठीक है जी। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था, क्योंकि मकतब और मदरसों में दी जाती थी। प्राथमिक और उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था। साहित्य रचना को प्रोत्साहन। अरबी, उर्दू एवं फारसी भाषा पर बल। अरबी, उर्दू एवं फारसी भाषा पर बल। नाटकीय पद्धति का विकास। ज्ञान विकास कर, बालक के ज्ञान में वृद्धि करना। कला कौशल एवं व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था। कला कौशल एवं व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था। तो ये उस समय की शिक्षा के कुछ गुण थे, जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, राज्य को तमाम अधिकार प्राप्त थे, नाटकीय प्रणाली से शिक्षा दी जाती थी, गुरु छात्र का मधुर संबंध थे। तो ये सारे कुछ हम लोगों ने कुछ इसके गुण लिखे हैं कि उस समय की शिक्षा के क्या क्या गुण थे। अब हम बात करते हैं कि उस समय की शिक्षा के क्या क्या दोष थे। तो हेडिंग डालिएगा मध्यकालीन शिक्षा के दोष क्या क्या थे, लिख लीजिए। आर्थिक सहायता में पक्षपात, यानी आर्थिक सहायता में उस समय पक्षपात होता था। जो शिक्षा सिर्फ मुस्लिम कालीन शिक्षा होती थी उन्हें ज्यादा फंड सरकार के द्वारा दिया जाता था, क्योंकि उस समय सरकारें कौन थी, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम सरकारें थी। उन्हीं के हाथ में सारा आधिपत्य था। ठीक है जी। उसके बाद लिखिएगा शिक्षा का मूल उद्देश्य इस्लामिक धर्म को प्रोत्साहन देना था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल इस्लामिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था, जो कि उस समय की सबसे बड़ी कमी थी या दोष था, क्योंकि एक ही शिक्षा को उन्हें फॉलो करना होता था। नेक्स्ट लिखिएगा रटने पर अधिक बल। दमनात्मक अनुशासन। दमनात्मक अनुशासन। शिक्षा प्राप्त करने के कोई नियम नहीं। शिक्षा प्राप्त करने के कोई नियम नहीं, क्योंकि इस समय में कोई ऐसे अलग से विशेष नियम नहीं थे। बस सिर्फ बालक को कुरान की एक दो आयतें पढ़ा दी जाती थी, और उसे यदि बालक बोल लेता था तो उसे मकतबों में भेज दिया जाता था, और अगर यदि नहीं बोल पाता था तो बालक को सिर्फ बिस्मिल्लाह
एक शब्द बोलकर उसे मकतबों में प्रवेश करा दिया जाता था, जिसे बिस्मिल्लाह संस्कार का नाम इन लोगों ने दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिएगा, स्त्री शिक्षा की अवहेलना, जन शिक्षा का महत्व नहीं, अधूरा पाठ्यक्रम, अनुपयुक्त शिक्षण विधियां, ये सब इसके कुछ दोष थे, जिन कारणों से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में कुछ अच्छाइयां थी तो कुछ दोष भी थे। तो ये था हमारा आज का मध्यकालीन शिक्षा का बाकी का पोर्शन। इसका एक भाग हम कल अपलोड कर चुके और एक सेकंड पार्ट इसका आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।